नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सड़क मार्ग से काशीपुर और से खटीमा पहुंचे। इस दौरान यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका भव्य और आभारपूर्ण स्वागत किया गया। कई स्थानों पर बुलडोजर के माध्यम से भी स्वागत कर जनता ने अपना उत्साह और समर्थन प्रदर्शित किया। यात्रा के दौरान काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज सहित कई स्थानों पर भारी संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता के इंतजार में सड़कों के किनारे खड़े रहे। युवाओं, माताओं, बहनों और बुजुर्गों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। हर जगह जन सैलाब उमड़ा और लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्साह पूर्वक भागीदारी दिखाई। जगह जगह आयोजित स्वागत कार्यक्रम ने ये स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता राज्य सरकार की विकास नीतियों और जनहितकारी निर्णयों के साथ मजबूती से खड़ी है और इस विकास यात्रा की सक्रिय भागीदारी बन रही है। वहीं चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोशनाबाद आरटीओ कार्यालय में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ किया है। इस बार नारसन, रोशनाबाद और ऋषिकेश पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं और यात्रा 19 अप्रैल से विधिवत शुरू होगी। चारधाम यात्रा के लिए छोटे वाहनों का शुल्क 450 रुपये और बड़े वाहनों का 650 रुपये तय किया गया है। पिछले वर्ष करीब 7,500 से अधिक वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए गए थे। मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि यात्रा पर आने वाले सभी वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को रास्ते में बार बार चेकिंग से नहीं गुजरना पड़े। बॉर्डर पर ही वाहनों के टायर, इंश्योरेंस, परमिट समेत सभी दस्तावेजों की जांच कर ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे पूरी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कार्ड से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, और ये कंपलसरी है, पहली बात तो ये है, इसलिए बनाना तो है ही चारधाम यात्रा में अगर जाना है। और फायदा ये होगा कि इसकी अधिकांश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार, नारसन, कटा पत्थर या हरबटपुर, इस तरह कई जगहों पर, वैसे तो किसी भी ऑफिस में हमारे बन सकता है, लेकिन ये विशेष केंद्र हम लोग बना रहे हैं जहाँ अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और बाहर से जो आने वाले हैं उनको सुविधा हो। ऐसा ही वाहन अगर कोई टैक्सी के रूप में चलता पाया जाएगा तो उस पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग पहले भी करते आए हैं और इस यात्रा में भी की जाएगी। इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी। बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से यात्री लेके आती हैं, उनका स्वागत है, उन्हीं के बल पर यात्रा चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आके यहीं अपना संचालन शुरू कर दें और यहाँ कंपटीशन क्रिएट करें हमारे गाड़ी वालों से, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों स्थितियों में पूरा नियंत्रण इस बार रखा जाएगा। कैग की रिपोर्ट में जो आया था उसका जवाब भी विभाग ने दे दिया है। उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होते हैं, तो उनकी फिटनेस ख़त्म पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ गाड़ियाँ लेट कराती हैं, हमेशा चलता रहता है। ऐसी 10-20 हज़ार गाड़ियाँ होती हैं जो थोड़ा विलम्ब से कराती हैं, और क्योंकि कैग की रिपोर्ट एक खास समय में होती है तो उस अवधि की कैग की रिपोर्ट में जो गाड़ियाँ बिना फिटनेस की दिख रही हैं वो भी अगले 1-2 महीने में पूरी हो जाती हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं ना जो ओवरलैप करती हैं, आज उनका ख़त्म हो रहा है वो 4 दिन बाद कराएंगे, 10 दिन बाद कराएंगे, तो वो दिखता है वहाँ पे आंकड़ा, और वो रूटीन है, उसमें कोई ऐसा स्थिति नहीं है। जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पे खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही होती, जब मरम्मत कराते हैं तब कराते हैं। ऐसा ही ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ या सभी प्रकार की गाड़ियों की बात हो रही है। का शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। उसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर, बड़ी चारधाम गाड़ी फिटनेस बॉर्डर पे चेक करा जाएगा, जाकि उसके गाड़ी के टायर पॉल्यूशन फ्री है नहीं है, उसके नॉन पूरे कर रही है नहीं कर रही ग्रीन के, वो सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे और तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा जब वो फिट होगी। उसका ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर फिट है नहीं है, सभी चीजें चेक करी जाएगी। आपको टैक्सी वाला इसका उल्लंघन जाएगी जैसे जो करेगा, और कहते हैं चलानी कार्रवाई भी, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे नियम है, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, यात्रा के समय हमने लोगों ने जो हमारे मालवाहक ट्रक है उनके लिए प्रतिबंध लगाया है कि हमारे जो काम चल रहे हैं इसमें गार्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है, वो मटेरियल ना जाए, उस समय बड़े ट्रक ना जाए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और जो रात में जो है मालवाहक वाहन चलें और दिन में यात्रा वाहन चलें, जिससे कि सभी को अपना यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो। निश्चित रूप से टाइम फिक्स करा जाएगा। यात्रा जो है रात के 9 बजे के बाद
नहीं चलेगी और सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर उस टाइम पे हम लोग मालबाग तक चलाएंगे और बाकी टाइम पे जो है प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल चलेंगे। स्कूल के जारी नहीं हुआ है ऑर्डर, और कल मैंने एक बैठक रखी है, उसमें बैठक में तय किया जाएगा जो भी है उसको किराए को अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और सभी के लिए जो सुविधा हो और जो ज्यादा किराया ले रहे थे उनको कम करा जाए और जो जिस हिसाब से बस चला रहे उसको हिसाब से उसका स्कूल बस का किराया, तो इसमें कल हम लोग फैसला लेंगे। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मेडिकल स्टोर के अंदर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिने जाने वाला रसेल वाइपर घुस आया। गर्मी की शुरुआत के साथ ही रिहायशी इलाकों में सांपों की बढ़ती गतिविधि का ये ताजा मामला सामने आया है। मेडिकल स्टोर संचालन ने जैसे ही सांप को देखा तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए सांप को बिना किसी नुकसान के पकड़ लिया और बाद में रसेल वाइपर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में खुद से कोई जोखिम ना उठाए और तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दे। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पुल के नदी में छलांग लगाते हुए दिख रहा है। वीडियो में लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग स्थित गड़ूर चट्टी पर गंगा पर बने पुल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कोई पुराना वीडियो वायरल हो रहा हो। वीकेंड पर जहां लोग पर्यटन और गंगा राफ्टिंग की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग रोमांच के नाम पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गड़ूर चट्टी पर ऊंचाई से गंगा में छलांग लगाने का बेहद खतरनाक है, जबकि गंगा नदी का बहाव तेज होने के साथ साथ नीचे चट्टाने भी है। इस तरह की हरकत किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। हैरानी की बात यह है कि पुल के कुछ ही दूरी पर गड़ूर चट्टी पुलिस चौकी मौजूद है और वहां नियमित रूप से पुलिस बल तैनात रहता है। इसके बावजूद पर्यटक इस तरह के जोखिम भरे कदम उठा रहा है। युवक के इस वीडियो को नीचे से गुजर रही राफ्ट पर बैठे कुछ युवकों ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। प्रभारी निरीक्षण लक्ष्मण झूला सूर्यभूषण नेगी ने बताया है कि वर्तमान में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, हो सकता है ये वीडियो पुराना हो। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं के किराए को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। हेली कंपनियों के टेंडर खोल दिए गए हैं और अब केवल उनके द्वारा प्रस्तावित दरों पर अंतिम सहमति बननी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही नए किराए की घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन और किराया निर्धारण की जिम्मेदारी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के पास होती है। ये प्राधिकरण हर 3 साल में केदारनाथ के हेली सेवाओं के किराए तय करता है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा मुख्य रूप से सियासी, गुप्तकाशी और फटा के पुल 9 हेलीपैड से संचालित की जाती है और इन तीनों स्थानों से किराया अलग अलग निर्धारित होता है। पिछली बार हेली सेवाओं का किराया वर्ष 2022 में तय किया गया था, जो 2025 में यात्रा के पहले चरण तक लागू रहा। हालांकि कुछ हेली दुर्घटनाओं को देखते हुए यात्रा के दूसरे चरणों में उड़ानों की संख्या कम कर दी गई थी। इसके कारण यात्रियों के लिए किराया लगभग 50% तक बढ़ा दिया गया था, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। जैसे ही गैस से भरी गाड़ी आने की सूचना ग्रामीणों को मिली, सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने अपने सिलेंडर लेकर सड़क पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां लंबी कतार लग गई और हालात बिगड़ने वाले हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने लोगों को लाइन में लगवाकर किसी तरह भीड़ पर काबू पाया और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि गैस से भरी गाड़ी को आगे गणेशपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन गंगोरी में अचानक उमड़ी भारी भीड़ और लंबी लाइन के चलते स्थिति जटिल हो गई। हैरानी की बात यह रही कि इतनी भीड़ के इंतजार के बावजूद गैस सिलेंडर का वितरण नहीं हो सका और गैस भरी गाड़ी को बिना वितरण किए वापस जाना पड़ा। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास व्यवस्थाओं में सुधार और आय के स्रोत बढ़ाने से जुड़े कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें व्यापक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। हालांकि कुछ प्रस्तावों पर सभासदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बैठक का प्रमुख मुद्दा पालिका
करों के समय पर भुगतान ना करने वाले स्वामियों पर पेनल्टी लगाने का रहा। प्रारंभिक प्रस्ताव में 20% जुर्माना लगाने की बात रखी गई थी, लेकिन सभासद गीता कुमाई और विशाल खरोला ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि मसूरी के व्यापारी पहले से ही विभिन्न करों का बोझ झेल रहे हैं, ऐसे में अतिरिक्त पेनल्टी लगाना उचित नहीं है। लंबी चर्चा के बाद सदन में 10% पेनल्टी का संशोधित प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा 4 नगरपालिका क्षेत्र की सभी संपत्तियों का संपूर्ण लेखा जोखा तैयार करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसका उद्देश्य पालिका लैंड बैंक तैयार करना और सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का स्पष्ट आंकड़ा जुटाना है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे दुकान, होटल और रेस्टोरेंट और व्यावसायिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से जारी करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इस पर कुछ सभासदों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि डेटा संग्रह के नाम पर व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए। इस पर अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने स्पष्ट किया कि ये सरकार की नीति के तहत आय बढ़ाने का कदम है और सभी व्यवसायियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुने गए हैं और उनको इन नगर पालिका में आके अगर किसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। इसी बीच मैंने यही बात रखी है कि जो भी मृत्यु और जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं उसमें नगर पालिका में बहुत समय लगता है। जैसे कोई 21 दिन से ज़्यादा प्रमाण पत्र हो जाता है उसमें लेट फीस भी ली जाती है। तो मैंने यही अध्यक्ष जी और ये अधिशासी अधिकारी से के आगे एक मांग रखी है कि अगर व्यक्ति से लेट फीस ली जाती है तो आप अगर प्रमाण पत्र लेट दे रहे हैं, 1-1 महीने में 2-2 महीने में दे रहे हैं, तो फिर आप उनकी या तो लेट फीस माफ करेंगे या तो जो भी एक समय सीमा बनाई जाए कि ये प्रमाण पत्र जो है कम से कम 10 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर जो है वो संबंधित व्यक्ति को देने की कृपा करेंगे। इसी बीच मैंने नगर पालिका में जो अतिक्रमणों की टीम जाती है वो सिर्फ मॉल रोड से ही सीमित तक रह गई है और अदर जगहों पे भी, अदर वार्ड्स में भी जो है अतिक्रमण किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने संबंधित विभाग को मैंने आदेश अध्यक्ष जी को देने के लिए कहा है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति उस अतिक्रमण की सूचना नगर पालिका में देता है तो संबंधित जो अतिक्रमण कर रहा है व्यक्ति उसके पैसे खर्च होने से पहले आप उस अतिक्रमण को रोक दिया जाए तो ये ज़्यादा उचित होगा कि आप बाद में जाके जो है उनका सामान तोड़े या उनका सामान उठा के ले आए। तो पहले ही कार्रवाई हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोर्ड बैठक में हमने जो 5 बड़े प्रस्ताव जो टेन डाउन करे थे वो शासन को भी तो सदन जानना चाहता था कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या वो निरस्त हुए, क्या उनका दोबारा होगा। और ये जो ड्रग डिस्पेंसरी है इसमें जो स्टे है अभी तक हमारी जो वकील बैठे हैं हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने उसको वैकेट क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं उस पर सही ढंग से पैरवी हुई। हमारी आज के डेट में कैमिल बैग में जो पालिका की दुकानें ध्वस्त हुई क्यों न समय रहते उस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पैरवी क्यों नहीं हुई। और लाइब्रेरी चौक के अंदर जो अभी हमने चैन डाली है उसमें 6 फुट की बाहर डाल दी, उसमें ऑलरेडी चौक छोटा हो चुका और जाम की स्थिति बनी हुई। तो हमने ईओ साहब से ये गुजारिश करी कि आप इसे तुरंत हटाने की प्रक्रिया। बोर्ड की बैठक में 16 मुद्दे टोटल थे तो सभी मुद्दों को सदन ने पास किया है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आय बढ़ाने, हमने आय बढ़ाने की यहाँ पे बात नहीं करी है, लेकिन हाँ चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात हमने ज़रूर करी है। पालिका के पास जो शहर के अंदर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, रोज कोई नया ढाबा खुल रहा है, कोई नया होटल खुल रहा है, लेकिन पालिका के संज्ञान में चीज़ें नहीं आती है क्योंकि पालिका से इस तरीके का कोई भी अप्रूवल नहीं लिया जाता है। तो हमारा ये मानना था कि शहर के अंदर जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड पालिका के पास होना चाहिए, जिसके लिए आज बोर्ड ने सदन ने आज एक सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है कि हाँ ये रिकॉर्ड पालिका के पास होना चाहिए। उसी के तहत हमने कहा कि ये ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए जिससे हम ये प्रूफ कर पाएं कि शहर के अंदर कितनी और क्या क्या कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। दूसरी बात जो कर को लेकर के था, कुछ लोग हैं जो वो हर तरीके के, हम एक्टिविटी की बात करें, चाहे वो कॉमर्शियल टैक्स की बात हो, चाहे वो हमारे जो हाउस टैक्स है उसकी बात हो, हम हर तरीके के टैक्स की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि तय समय सीमा पे अपना टैक्स पे कर देते हैं और कुछ लोग हैं कि सालों साल वो टैक्स पे नहीं करते। तो हमारा मानना ये था कि अगर सालों साल लोग टैक्स पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो समय सीमा पे टैक्स पे कर रहे हैं हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। भी बताया कि हमारे जो व्यापारी हैं
जितने भी व्यापारी भाई हैं सभी इतने समय से, हमारा आम जनमानस भी कई कठिनाइयों को फेस करते हुआ आ रहा है। जैसे कि पहले कोविड आया, फिर आपदा आई, आपदा के बाद अब ये गैस सिलेंडर का इश्यू, तो कहीं ना कहीं हमेशा परेशानियां चलती ही आ रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में तो कोई सुधार हो ही नहीं पा रहा। उनको लेके कभी कोई ऐसी योजना नहीं आई। उनकी बहुत सारी मांग होती है कि हमारा क्षेत्र ठीक होना चाहिए, कि टूरिस्ट आ पाए, लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान आ ही नहीं रहा पालिका के माध्यम से। अब 3 चीजें आज जो मेरे द्वारा रखी गई हैं। एक प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो टैक्स जो लेट दिया जाता है, प्रस्ताव संख्या 231 में, उस पर 20% पेनाल्टी, वो भी बहुत ज्यादा है। 20% बहुत ज्यादा होता है। 100 रुपीज के पीछे 20 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट है, जिसको लेके मैंने विरोध करा। हालांकि मैंने बोर्ड को रिक्वेस्ट की कि इसको और कम कर दिया जाए या फिर इसमें एक जन सुनवाई रखी जाए, पर बोर्ड ने मिलकर इसमें 10% करा है, 20% को 10% करा है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बहरूपी बाबाओं को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई गंगा नहर कोतवाली पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी गंगा किनारे और रेलवे स्टेशन के आसपास साधु बाबा का भेष धारण कर तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाकर श्रद्धालुओं को भ्रमित कर रहे थे। वो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर ठगी जैसे गतिविधियों में शामिल थे। गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पड़ते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया। सभी को धारा 172 बीएनएस के तहत हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर ऐसे बहरूपियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु को किसी भी प्रकार के धोखे से बचाया जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे और अंधविश्वास के आकार पर किसी भी बहकावे में ना आए। वहीं बहादुराबाद क्षेत्र के रोहालकी किशनपुर गांव में गुलदार के हमले में युवक घायल होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गुलदार की गतिविधियों पर चिंता जताई। बढ़ते दबाव के बाद वन विभाग हरकत में आया और गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरे लगवा दिए गए। टीम द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। पिंजरे लगाए जाने के बाद ग्रामीणों में कुछ हद तक राहत और विश्वास बना। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही गुलदार को पकड़कर क्षेत्र से हटाया जाएगा। ग्रामीणों ने वन विभाग से लगातार निगरानी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय कदम उठाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ये देखिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भगवान वाल्मीकि जी की, भगवान वाल्मीकि जी की। उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे लगातार 8 बार इन्होंने विधानसभा का उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में प्रतिनिधित्व किया और उनके बाद उनकी धर्मपत्नी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मुख्य संयोजक उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा श्री सुरेंद्र ईश्वर जी, सह संयोजक और मेरे बहुत पुराने साथी, बाल्यकाल से हम संतोष जी को देखते आए, बड़े बहुत चूंकि बहुत उत्साही थे शुरू से, श्री संतोष गौरव जी, मुकुल जोशी जी, नरेश वैद जी, सुनील खेरवाल जी, प्रवीण तेश्वर जी, विनोद कुमार जी, अशोक तेश्वर जी, धीरज भारती जी और बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हमारे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के और सभी संगठनों से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे सदस्यगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मेरे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का आज
के इस कार्यक्रम में आप सभी का निकाय के सभी कर्मठ एवं समर्पित हमारे कर्मचारी साथियों का मुख्य सेवक सदन में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आप सब ने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और जिस स्नेह से आप लोगों ने यहां पर मेरा सम्मान किया, अभिनंदन किया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। परंतु ये जो सम्मान है, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता इस सम्मान की असली अधिकारी है और जिन्होंने हमें वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके बल पर हम अपने कर्मयोगी साथियों के हित में निर्णय ले पाने में सक्षम हुए हैं, जिसके बारे में अभी सुरेंद्र जी ने कुछ बताई है, कुछ आगे होनी है। साथियों, किसी भी राज्य की जो विकास है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो हमारे शहरों को स्वच्छ करते हैं, बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से संतुलित करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कभी कभी आप लोग जब थोड़ा बेमनुष्य हो जाते हो तो उस समय में पता लग जाता है, मैं सही कह रहा हूं ना। तो वास्तव में आप सभी हमारे राज्य की इस विकास यात्रा के, अगर मैं सबसे मजबूत स्तंभ आप सबको कहूं, आपको कहूं कि मैं हमारे राज्य के नींव के पत्थर हैं, जिसमें पूरा राज्य चलता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लोगों के बिना, आप लोग बिना किसी अपेक्षा के प्रत्येक परिस्थिति में अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका लगातार पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको करते हैं। और मुझे याद है, जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था, कोई आ भी जाता था तो लोग उसको दूर करते थे। याद आ गया ना कौन सा समय था? कोरोना काल में। ऐसे समय में भी आप सभी ने हमारे लिए, लोगों के लिए ढाल बनकर काम किया और मैदान में उतरकर सबकी रक्षा का काम आपने संभाला। उस समय आप लोगों ने न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि मानवता की जो सेवा होती है उसका अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जान बचाने का काम किया। मैं इस अवसर पर आप सभी के उस समय के साहस के लिए, सेवा के लिए और समर्पण के लिए आप सबका हृदय से मैं नमन करता हूं। साथियों, हमारा राज्य देवभूमि है। इसको पूरे देश में, दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आस्था श्रद्धा का स्थान है, संस्कृति का स्थान है और यहाँ पर एक अद्भुत संगम है प्रकृति का भी। और यहाँ की पवित्र धरती पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में आते हैं। अब इस बार कुंभ मेला होने वाला है, कुंभ मेले में आएंगे, अनेक पर्यटन स्थलों में आएंगे। हमारे यहाँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, जानते हैं ना पूर्णागिरी का मेला? हर साल धूमधाम से चलता है, 30-35 लाख लोग उसमें भी आते हैं हर साल। और मैं तो बचपन से देखता आया उस मेले को।
लोग पूरनपुर से आ रहे हैं, पीलीभीत से आ रहे हैं, शाहजहांपुर से आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं।